के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिस खेला होबे ने पश्चिम बंगाल में कोहराम मचाया, वही खेला अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नजर आने लगा है। सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच हिंसा का खेला भी शुरू हो गया है। बंगाल के बाद अब यूपी की सड़कों पर गोली बम के धमाके सुनाई दे रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बिना हिंसा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। आपको बताएंगे यूपी का पूरा खेला, लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया, तो अब इस पर घमासान तेज हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि घरेलू मामलों में कानून के जरिए दखल अंदाजी ठीक नहीं है। दरअसल तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं, इस वजह से दूसरे धर्मों और जातियों में शादियां हो रही हैं और तलाक के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के सुझाव का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से विरोध शुरू कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट का यह अहम फैसला। लेकिन अब मौलाना सुफियान निजामी किस तरह से मुखर होकर दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सुनिए। The Constitution of our country gave right to every citizen to follow, practice and propagate religion of their choice. And since personal laws are very much an integrated part of the religion, so I don't think that personal laws and can be disassociated from any religion. समान नागरिक संहिता, अब इसको लेकर पूरे मामले में बात आगे कैसे बढ़ती है देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी से इसकी मुखालफत, इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। और अब वापस लौटते हुए लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। कल यूपी में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हुआ, लेकिन यह नामांकन पूरी तरह से रक्त चरित्र में तब्दील हो गया, जिसके बीच लखीमपुर खीरी से महिला के साथ बदसलूकी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। योगी सरकार एक्शन में आई, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि क्या अब विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में भी हिंसा का खेला शुरू हो गया है। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली। पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया, कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो वो महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं, उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था। ये तस्वीरें तमाचा हैं उस पुलिस प्रशासन पर जिन पर देश के सबसे बड़े सूबे में शांति की जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें तमाचा हैं उन सियासतदानों पर जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बस नहीं है तो कानून का खौफ, नहीं है तो बस महिलाओं की इज्जत करने की शर्त। लखीमपुर खीरी में नामांकन के लिए जाती महिला की 2 शख्स बांह पकड़ लेते हैं, उसे नामांकन भरने से रोकते हैं, नामांकन का पर्चा छीन लेते हैं। इस खींचतान में महिला के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे और जेवर था, बोले गए पर्चा फाड़ के फेंक दिया और मेरी साड़ी खींची। ये कोई शहर का सुनसान इलाका नहीं था।
ये कोई रात का वक्त नहीं था, यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन वो यहाँ तमाशा देखने आए थे। बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। लखीमपुर खीरी में शर्मसार करने वाली इस घटना की गूंज लखनऊ की सियासी गलियों में गूंजी। एसपी की दोनों महिला प्रत्याशी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एसपी ने बीजेपी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और इस हिंसा को एसपी की अंदरूनी कलह बता डाला। ये जो आपने जिन घटनाओं की तरफ आपने जिक्र किया है कि उस महिला के साथ, तो वो महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं। उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था, उनको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था। और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इनको अब यही काम रह गया क्योंकि उनके पास जननीति नहीं थी। उधर महिला की तस्वीरें वायरल होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। योगी ने घटना पर संज्ञान लेते हुए साफ निर्देश दिए कि जिम्मेदार अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कार्रवाई की जाए, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। बसगंवा थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं महिला के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। महिला जहां एफआईआर में इस शख्स को बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, वहीं पुलिस का कहना है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक है। गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। एक्शन हुआ, लेकिन तस्वीरें कई सवाल खड़े कर गई। सवाल महिला सुरक्षा का, सवाल हिंसा का, सवाल पुलिस प्रशासन के रवैये का, सवाल गुंडों में कानून के खौफ का, जिसने सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। वैसे यूपी पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। सड़कों पर बम के धमाकों की गूंज है, गोलियां चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं, किसी का सिर फूट रहा है, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं। चुनाव का मौसम है और खेला शुरू हो चुका है। किया जा रहा है। को काट के फेंक देंगे, जबरदस्ती करी तो। गोलियां चल रही हैं, देसी बम फूट रहे हैं, पुलिस लाठियां फटकार रही है, पुलिस जान बचाकर भाग भी रही है। ये 2022 चुनाव का ट्रेलर है। ब्लॉक चुनाव नामांकन क्या हुआ, प्रदेश में मानो आग लग गई। हर दूसरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया। गोली बम पत्थर बरसने लगे, किसी का सिर फूट गया तो किसी के हाथ पैर। ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल हिंसा का जमकर तांडव हुआ। बताया जाता है कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में यह हिंसा सत्ता पक्ष की प्रत्याशी गुड्डी देवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी के समर्थकों के बीच हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के 3 समर्थक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। एटा के मारहरा ब्लॉक की ये तस्वीरें देखिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ यहां पथराव करती नजर आ रही है। इस पथराव में आज तक संवाददाता समेत कई मीडिया कर्मी जख्मी हो गए। पूरे बवाल में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का ये वीडियो देखिए। पुलिस के सामने यहां भी बवाल मचा है। हाथापाई हुई, तोड़फोड़ हुई, पूरा बवाल मचा। पुलिस से भिड़े शख्स पर गौर कीजिए, कमर में कट्टा लटका हुआ है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक
बीडीसी को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो सियासत भी गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रकोष्ठ से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट दी है। काहे की इंसाफी, कहाँ इंसाफी? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के सदस्य क्यों ना हो। पार्टी अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। इस बीच मायावती ने एक तीर से दो निशाने साधे। हिंसा को लेकर जहां उन्होंने बीजेपी को घेरा तो एसपी के कार्यकाल की याद भी दिला दी। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो हो रही है, वह एसपी शासन की ऐसी अनेकों यादें ताज़ा कराता है। इसलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। बंगाल के जख्म अभी भरे नहीं हैं कि यूपी में हिंसा की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या चुनाव का मतलब अब हिंसा हो चुका है? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन हिंसा रोकने में नाकाम रहता है? आखिर क्यों राजनीति का चरित्र लाल होता जा रहा है? आज तक ब्यूरो। यूपी हिंसा को लेकर मची सियासत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर अब 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। सभी ब्लॉक मुख्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एसपी कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी देंगे, जिसमें हिंसा और चुनाव में धांधली का जिक्र किया गया है। 11 जुलाई से अब सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से इन चुनावों के मद्देनजर किया जाएगा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे कार्यकर्ता और जगह जगह प्रदर्शन भी किया जाएगा। वैसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बहाने अखिलेश यूपी में तमाम छोटे दलों को बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी का न्योता भी दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश की यह अपील अभी यूपी में ज्यादा असरदार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां जमीन पर उतरकर अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं, ताकि बड़ी पार्टी से गठबंधन की सूरत में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकें। ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में जीत के लिए ये अखिलेश यादव का सियासी मंत्र है। छोटे छोटे दलों को साथ लाना और इसी के दम पर बीजेपी को मात देने का समीकरण बनाना। इसी कोशिश के तहत समाजवादी पार्टी हर छोटे दल पर डोरे डाल रही है और अखिलेश उन्हें बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का न्योता दे रहे हैं। हमें खुशी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और विकास पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। अखिलेश बार बार कहते रहे हैं कि वो इस चुनाव में बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि यूपी में सक्रिय छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए कितने तैयार हैं और अगर अखिलेश को इन दलों का साथ मिलता भी है तो उन्हें कितना फायदा होगा। फिलहाल यूपी में तमाम छोटे दल अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी। दोनों संख्या बल का हवाला देकर बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, लेकिन अखिलेश के न्योते पर अभी उनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग
धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे, अभी समय उसमें सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा जहां जहां जिसको तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत सीटें हैं वहां जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब का भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं और इसमें जो वंचित समाज के कई समाज हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनको जमा किया है और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रहा है और ये सही मानों में ही हिंदुत्व की ताकतों को मुकाबला कर सकते हैं। छोटे दलों को साथ लाने के पीछे अखिलेश यादव का पूरा गणित ओबीसी वोटरों पर पार्टी की पकड़ फिर से मजबूत करना है, क्योंकि पिछली बार गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पाले में जाने से अखिलेश को यूपी की सत्ता गंवानी पड़ी थी। यह हाल तब था जब अखिलेश कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे और ये गठबंधन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा सका था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश मायावती के साथ आए, तब भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही हासिल कर सकी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब इतने बड़े दलों का साथ अखिलेश को बड़ा फायदा नहीं दिला सका, तो छोटे छोटे दलों का साथ जीत की कितनी गारंटी दे पाएगा। छोटे दलों को साध कर जीत के अखिलेश के दावे पर पुराने सहयोगी पहले ही हमला बोल चुके हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना एसपी की महालाचारी नहीं तो और क्या है। इन हमलों पर सवाल हुआ तो अखिलेश ने कह दिया कि वो मायावती का ट्वीट ही नहीं देखते। देखिए, मैं किसी का ट्वीट उसका नहीं ट्वीट देखता हूं जो खुद ट्वीट न करता हो, और ट्वीट पे क्या लिखा जा रहा है ये हो सकता है उनके विचार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही और हम आगे भी सम्मान करेगी। लेकिन मायावती नहीं, अब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अखिलेश पर केवल जबानी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तंज किया है। बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। बड़े दलों से किनारा कर अखिलेश बीजेपी के खिलाफ छोटे छोटे दलों का मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। पहले भी सपा ने, बसपा ने, माकपा ने, कांग्रेस ने, सबने चुनौती दी और पराजित हुए। अब 1-2 दल और आ गए हैं, वो भी चुनौती देंगे, सब मिलकर लड़ें तब भी पराजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। निचले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के आधार पर अपनी नीति और सिद्धांतों के आधार पर काम करती है और उसी के आधार पर जनता के दरबार में जाती है। चुनावी माहौल के बीच अखिलेश यादव इसी कोशिश में हैं कि वो पूरी मजबूती से बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरें, लेकिन यूपी के रण में कौन से दल मैदान में उनके साथ होंगे, ये बात साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लखनऊ से संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। यूपी चुनाव में हाथ आजमाने के लिए उतरे ओवैसी के मिशन की शुरुआत ही विवाद से हुई है। महमूद गजनवी के भांजे की मजार पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई तो सूबे की सियासत में बखेड़ा शुरू हो गया। खुद ओवैसी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस विवाद के बीच ओवैसी मुस्लिम वोटों की ताकत के सहारे यूपी में बड़ा खेल करने का दम भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी आए, चुनाव प्रचार का आगाज किया और विवादों की शुरुआत हो गई। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ओवैसी ने चादरपोशी की तो यूपी में मजार बनाम स्मारक वाली सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर महमूद गजनवी के भांजे की मजार पर चादर चढ़ाने का मकसद क्या है। पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, सैयद सलार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को ओवैसी बहराइच आए थे।
पहले उन्होंने दफ्तर का उद्घाटन किया और फिर सैयद सालार की दरगाह पर गए। अब ओवैसी का इस मजार पर जाना बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1034 में महाराजा सुहेल देव ने मसूद गाजी को युद्ध में मारा था। यानी ओवैसी ने उस सालार मसूद गाजी की मजार पर सजदा किया जिनसे सुहेल देव का युद्ध हुआ था। वो सुहेल देव जिनके नाम की राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते रहे हैं, और अब बीजेपी इसी बहाने ओम प्रकाश राजभर को घेर रही है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? समाज ऐसे लोगों को कभी माफ करेगा? के बारे में अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना अंधे हो गए हैं लोग। राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं, देश के गुनाहगारों का सम्मान कर रहे हैं। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। इन हमलों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी के इस मजार प्रकरण से मुस्लिम और राजभर वोटों की गोलबंदी वाला गणित गड़बड़ा गया है। पूर्वी यूपी में 18% के करीब राजभर समुदाय की आबादी है। 15 जिलों में 60 सीटों पर राजभर समुदाय का अच्छा खासा असर है। दरअसल 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसी के लिए ये पूरी की पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे। यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। लापरवाही के आगे तीसरी लहर है, जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं।